हेलो एस्पिरेंट, आज हम बात कर रहे हैं 14 नवंबर के करंट अफेयर की। तो 14 नवंबर के करंट अफेयर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि 14 नवंबर को ये नेशनल चिल्ड्रन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और यहीं पे आपको एक चीज़ और नोटिस करनी है कि वर्ल्ड चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया जाता है 20 नवंबर को, और ये डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशन द्वारा। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जितने भी इंटरनेशनल सेलिब्रेशन के डे होते हैं वो यूएन द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं। और भारत में जो होगा वो ऑब्वियस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए डिक्लेयर करती है। तो जो नेशनल चिल्ड्रन डे है इसे केंद्र सरकार द्वारा डिक्लेयर किया गया 1964 में, जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हुई। तो उनको ट्रिब्यूट, उनके सम्मान के लिए 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा। उनको बालकों से, बच्चों से बड़ा लगाव था और बच्चों की शिक्षा पे वो बहुत ज़्यादा जोर देते थे। इसलिए 14 नवंबर को ये बाल दिवस मनाया गया कि बच्चों पे शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। नेहरू का जो उद्देश्य था बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, कैसे उसको पूरा किया जाए। तो 14 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया जाने लगा राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में। और यदि हम नेहरू जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को तत्कालीन इलाहाबाद में, जो आज प्रयागराज है। और मृत्यु हुई थी 1964 में। 1962 में जब चीन का वार हुआ था तो इस सदमे से वो निकल नहीं पाए थे, और फिर आगे चल के इनका अस्वस्थ रहने लगे थे। इनकी मृत्यु हुई 1964 में। क्लियर है। चलो अब इनके थोड़ा सा राजनीतिक करियर की बात करते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था डायरेक्ट, मतलब सक्रिय रूप से 1928 में। इसके पहले वो मतलब बहुत ज़्यादा राजनीति में नहीं थे। इनके पिताजी थे राजनीति में सक्रिय रूप से। इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू 1928 में, जब मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, जब साइमन कमीशन 1927 में जिसका गठन हुआ था, 1928 में भारत आया था, साइमन गो बैक के नारे लगे थे। तो साइमन कमीशन ने एक चुनौती दिया था कि भारत में यदि कोई ऐसा है जो ऐसा संविधान बना दे कि जो सभी पार्टियों, मुस्लिम लीग, अल्पसंख्यक और दलित, जिस सबकी सबको सबको मान्य हो, तो साइमन कमीशन भी उस संविधान को, उस रूल्स को मान लेगा। तो महात्मा गांधी ने ये चुनौती स्वीकार की थी और मोतीलाल नेहरू को सिलेक्ट किया था। और कई भी सारे लोग थे, इन लोगों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार किया जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा गया। और जब 1928 में रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ आईएनसी के सेशन में, तो उसमें एक प्रोविज़न था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, ऐसा ब्रिटिशर से मांग किया गया। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो यूथ थे और गर्म खून था, इनको ये कहा था कि ये नहीं, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हम अपना सिस्टम खुद से चलाएंगे, कंप्लीटली इंडियंस चलाएंगे। तो पूर्ण स्वराज की मांग के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। तो महात्मा गांधी ने वहाँ पे एक कहा था, एक ये शर्त रखी थी कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ है, 1929 तक यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इस प्रस्ताव को नहीं मानती है, डोमिनियन स्टेटस को, तो हम 29 से डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव हटा के पूर्ण स्वराज का मांग शुरू कर देंगे। तो सौभाग्य से हुआ यही, और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग जो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे वो प्रभावी होने लगा। और ब्रिटिश सरकार ने डोमिनियन स्टेटस का भी डिमांड नहीं माना। तो अब कांग्रेस का उद्देश्य क्या हो गया, पूर्ण स्वराज। तो 1929 में जब लाहौर का अधिवेशन होता है तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने माना नहीं। तो अब जवाहरलाल नेहरू ही लाहौर अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और इन्होंने यहाँ पे माहौल बनाया कि इनको लगा कि यदि भारतीयों में स्वतंत्रता की आदत विकसित कर दिया जाए तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को 1930 में 26 जनवरी को अब से पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिससे भारतीयों में स्वतंत्रता की आदत विकसित हो सके। जब ये स्वतंत्रता की आदत उनमें विकसित होगी तो स्वतंत्रता में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो इसीलिए तो 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, जबकि नवंबर में ही 1949 में ही बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 1950 में 26 जनवरी को, यही डेट का वैल्यू बढ़ाने के लिए। तो उसके बाद आज़ादी के संघर्ष में उन्होंने सक्रिय रूप से योगदान दिया और आज़ाद भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर बने, जिसमें उन्होंने देश की हर चुनौती का सामना किया, देश को खड़ा किया, देश की नींव मजबूत की। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने देश को एक मजबूत नींव प्रदान की थी, जिस पे आगे चल के बिल्डिंग्स बनना स्टार्ट की थी अन्य राजनेताओं द्वारा। खैर, आगे अब हम बाद में बात करेंगे। आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है, दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर कौन।
आपको जान के आश्चर्य होगा कि फर्स्ट रैंकिंग में भारतीयों को खुशी होती है, लेकिन यहाँ पे जान के थोड़ी दुख होगी कि एक स्विस कंपनी है जिसका नाम है QI एयर। एक मिनट, चलो, एक स्विस कंपनी है जिसका नाम है आई क्यू उल्टा हो गया था, IQ एयर स्विस कंपनी है। ये एक विश्व की एयर क्वालिटी का मेजर करके उनको रैंकिंग देता है। तो विश्व में जो टॉप 10 एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो इसने मेजरमेंट किया है, तो उसमें सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है? हमारी दिल्ली है। फर्स्ट रैंकिंग किसकी है? दिल्ली की। सेकेंड रैंकिंग जो है वो है पाकिस्तान के लाहौर की, और थर्ड है पाकिस्तान का ही सिटी कराची की। और दिल्ली के अलावा टॉप 10 में भारत के 2 अन्य सिटी हैं, एक है कोलकाता और दूसरा है मुंबई। तो भारत के 3 शहर टॉप 10 में है, एक दिल्ली है और छठे नंबर पे कोलकाता है, और उसके बाद कौन है? मुंबई। तो ये 3 पॉल्यूटेड बड़े शहर हैं और पॉल्यूटेड शहर है, इंडस्ट्रियल शहर है, यानी यहाँ पे इंडस्ट्री की वजह से पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, चलो ये हो गया किसकी बात? एयर क्वालिटी इंडेक्स में वर्ल्ड लेवल पे। अब भारत में बात करते हैं, स्पेशली दिल्ली की। तो जब दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में पोल्यूशन का 2 मुख्य कारण है। एक तो दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, दूसरा वहाँ पे व्हीकल पेट्रोल और डीजल के बहुत ज़्यादा है। जब ये ठंड में तापमान जब कम होता है तो एयर पार्टिकल्स बहुत पास पास आ जाते हैं, जिससे हवा भारी हो जाती है और सतह के नीचे इकट्ठी होने शुरू हो जाती है, जिससे इंडस्ट्री से निकलने वाले जो धुएँ होते हैं वो ऊपर निकल नहीं पाते हैं और लंबे समय तक वायुमंडल में बने रहते हैं और प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। और गाड़ियों से और इलेक्ट्रिक जो प्लांट होते हैं वहाँ से जो PM2.5 यानी कि ऐसे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल जो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर के बराबर या उससे छोटे, और PM210 यानी 10 माइक्रोमीटर से छोटे। यदि इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं 10 माइक्रोमीटर तक या उससे छोटे, 2.5 या उससे छोटे, तो इनको नाम दिया गया है PM2.5 और PM10। ये बहुत डेंजरस होते हैं, ये लंग्स में चिपक जाते हैं और अस्थमा का कॉज बनते हैं। तो ये डेंजरस होते हैं। तो इनकी मात्रा जो है ठंड वायु में ये लगातार जब ये बढ़ते हैं, व्हीकल से निकलते हैं, इंडस्ट्री से निकलते हैं, तो ऊपर की तरफ नहीं जा पाते हैं। लेकिन गर्मी में क्या होता है कि जब हवा गर्म होती है तो गर्म हवा के साथ साथ ये पार्टिकल्स और धुएँ भी वायुमंडल में ऊपर की तरफ निकल जाते हैं, जिससे ये निचले वायुमंडल में लंबे समय तक बने नहीं रह पाते हैं। तो ये प्रदूषण तब भी होता है, लेकिन निचले वायुमंडल में ये रुकते नहीं है ज़्यादा, तो पता नहीं चलता है। लेकिन ठंड में क्या होता है कि ये लंबे समय तक वायुमंडल में बने हो जाते हैं, जिससे दृश्यता यहाँ की कम हो जाती है। दृश्यता यहाँ की कम हो जाती है। दिल्ली में यदि सोमवार की स्थिति की बात किया जाए तो दिल्ली में सोमवार की इतनी डेंजरस स्थिति थी कि वहाँ पे जो वायु गुणवत्ता थी वो सुबह के टाइम थी 275, सुबह के टाइम 275 थी जो खराब स्थिति थी, और शाम होते होते 358 थी जो अति खराब थी, मतलब एकदम डेंजरस। उस समय घर से बाहर भी ना निकलो आप। और जब PM पार्टिकल की बात किया जाए तो ये कैसे मेजर किया जाता है कि तो हम क्या, 1 घन मीटर वायु ले लेंगे, यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा आकार में यदि कोई वायु भरा है उसको ले लेंगे, तो PM2.5 की स्थिति क्या थी? 314 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। 314 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। 1 घन मीटर में 314 माइक्रोग्राम केवल क्या था? PM2.5 था। ये बहुत डेंजरस स्थिति है। आपको पूरा धूल ही धूल जैसा दिखेगा, पूरा वायुमंडल कुछ साफ स्पष्ट दिखेगा ही नहीं, धुंधला धुंधला सा दिखेगा। ठीक, तो ये बहुत डेंजरस स्थिति है। तो ये इस स्तर पे पॉल्यूशन का लेवल बढ़ गया था। अब वहीं पे दिल्ली के पॉल्यूशन की बात करें तो दिल्ली का पॉल्यूशन जो होता है वो मेजर किया जाता है दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा, जिसे दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी DPCC कहते हैं। और DPCC जो पॉल्यूशन मेजर करता है इसके लिए 8 मेजरमेंट पार्टिकल्स एंड गैसें हैं, और जो 8 मेजरमेंट पार्टिकल एंड गैसें हैं उन गैसों में सबसे पहले हम बात करेंगे कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरे नंबर पे है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2। थर्ड नंबर पे है कार्बन मोनोऑक्साइड। फोर्थ नंबर पे है ओजोन O3। और फिफ्थ नंबर पे है बेंजीन C6H6। 6 नंबर पे बेंजीन हो गया। 7 नंबर पे है बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ क्या, सल्फर है, अमोनिया। 7 नंबर पे कौन है? अमोनिया। और
6 नंबर पे अमोनिया, 7 नंबर पे PM2.5 और 8 नंबर पे PM10। ये इतने पार्टिकल्स और गैसें हैं जिनके आधार पे पोल्यूशन को मेजर किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसमें से कौन सा पॉल्यूशन मेजरमेंट में यूज नहीं होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आप देखोगे इसमें मेथेन नहीं है, और कई बार ऑप्शन में मेथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये गैसें भी डाल दी जाती हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। अब पोल्यूशन का 2 रीजन तो मैंने बताया। अब केवल दिल्ली ही पोल्यूशन का रीजन नहीं है, दिल्ली के सराउंडेड जो एरिया हैं, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका जिसे NCR डिक्लेयर किया गया है, तो पंजाब हरियाणा में ग्रीन रिवॉल्यूशन है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण धान की खेती, गेहूँ की खेती बहुत ज़्यादा होती है। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ा है। तो ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा क्षेत्र में यहाँ पे धान का उत्पादन होता है। ठंड का महीना चल रहा है, धान की कटाई चल रही होगी। अब कटाई के बाद ये लोग पुआल, जिसे पराली कहते हैं, उसको खेत में ही जला देते हैं, जिससे यहाँ से जो धुआं होता है वो दिल्ली की ओर चल देता है, और इसके साथ ही PM पार्टिकल्स भी इधर चले जाते हैं, जिससे पोल्यूशन का स्तर बढ़ जाता है। और पटाखे, दिवाली में जब पटाखे जलाते हैं तो वो तो पता नहीं कितना जलाते हैं हम लोग, कोई कंट्रोल ही नहीं होता, इससे भी पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पोल्यूशन पे थोड़ा ध्यान दें, आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें। केवल इंजॉय उतना करें जिससे कि स्वास्थ्य पे असर ना पड़े। ठीक है, चलो बहुत लंबा आर्टिकल हो गया था। अब बात करते हैं किसके, सेकेंड आर्टिकल क्या है। दूसरा है उत्तरकाशी की बात हो रही है। उत्तरकाशी जिसे उत्तराखंड कहते हैं। उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से सन 2000 में अलग हो गया था। तो यहाँ पे एक टनल बन रहा है गंगोत्री को और यमुनोत्री को, जो ये 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो इसमें गंगोत्री और यमुनोत्री जो धाम है, उन धाम को जोड़ते हुए बीच में एक टनल बन रहा था। पर्वतों को तोड़ते हुए अंदर से एक रास्ता बन रहा था। यहाँ पे जैसा दिखाया गया ये है टनल। तो ये टनल क्या हुआ कि भूस्खलन के अभी निर्माणाधीन है, बन रहा है, जिसमें मजदूर काम कर रहे थे। तो भूस्खलन एक्टिविटी हुई और टनल बीच में धंस गया, जिसमें 40 मजदूर फंस गए। अब ये मजदूर फंस गए, तो अब यहाँ पे अब ये नहीं याद रखना है कि कौन फंसा। यहाँ पे आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे यूज कर सकते हो कि जब हम हिमालय क्षेत्र में विकास करते हैं या पर्वतीय क्षेत्रों में विकास करते हैं, तो उसमें क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं। एक चुनौतियाँ ये होती हैं कि यदि टेक्टोनिक प्लेट है, जैसे यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराया है तभी हिमालय बना है, तो इस टेक्टोनिक एक्टिविटी हमेशा लगातार होती है, भूकंप आना, भूस्खलन आना। तो इस क्षेत्र में जब निर्माण एक्टिविटी होती है तो उससे संपत्ति की तो हानि होती ही है, लेकिन लोगों की भी हानि होती है। यदि टनल में अभी तक तो जितने लोग फंसे हैं सुरक्षित हैं, लेकिन ईश्वर न करें कि यदि किसी की जान चली जाए, या ऐसा समय हुआ होता कि सारे मजदूर की जान चली गई होती तो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया होता। तो ये चुनौतियाँ रहती हैं कि अभी पूरा टनल बन के तैयार होगा, भूस्खलन होगा और पूरा ढह जाएगा, तो पूरा इकोनॉमी लॉस हो जाएगा। तो इस तरह की चुनौतियों का उल्लेख आप कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, थर्ड जो टॉपिक है वो है मणिपुर के 9 मैतेई चरमपंथी समूह पर पाबंदी। अब मैतेई जो चरमपंथी मैतेई ट्राइब्स हैं, जो मणिपुर के स्थानीय ट्राइब्स हैं, इसके अलावा या मणिपुर में एक और मुख्य ट्राइब है कुकी ट्राइब। तो आप बताना, अच्छा कुकी इतिहास में कुकी विद्रोह कब हुआ है। एक और विद्रोह हुआ है कुका विद्रोह, जो पंजाब में हुआ था, और कुकी विद्रोह जो मणिपुर में हुआ था। मणिपुर के पॉपुलेशन में लगभग 53% मैतेई हैं, यानी मेजॉरिटी पीपल है, और कुकी जो है वो माइनॉरिटी पीपल हो जाते हैं। तो इसमें हिंसा लगातार बनी रहती है। और यदि रिपोर्ट की माने या यदि हम स्थिति को देखें तो मणिपुर की बाउंड्री लगती है म्यांमार से, और म्यांमार में चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। तो चीन की वजह से अब यहाँ से चीन किधर आ जाता है, भारत में। तो ये भी एक आरोप है कि चीन द्वारा जो हथियार है वो मैतेई समुदाय को दिया जाता है, जिससे हमारे आंतरिक क्षेत्र में इस प्रकार की जो अशांति है या हिंसा है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस सब चुनौतियों, आंतरिक सुरक्षा, मैतेई समुदाय जो है ये देश की इस प्रकार के विरोध ये करते हैं। अभी मणिपुर में ही पिछले दिनों में आप सुने होंगे कि एक महिला को नग्न करके उसके साथ बलात्कार हुआ और उसको वैसे ही घुमाया गया। तो इस पर प्राइम मिनिस्टर भी बहुत ज़्यादा नहीं बोले, लेकिन ये है तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए
बहुत ज़्यादा ये क्रिटिकल कंडीशन है, देश के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। तो इन सब चीज़ों पे, इन सब गतिविधियों पे कंट्रोल लगाने के लिए जो होम मिनिस्टर है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का जो दायित्व है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करेंगे तो डिफेंस मिनिस्टर के तहत आता है। तो जो होम मिनिस्टर है यानी कि गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय ने क्या किया कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत इन समूहों को, जो चरमपंथी हैं, जो देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, जो अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाते हैं, इनको रोकने के लिए इनको आतंकवादी संगठन और गैर कानूनी घोषित किया है। तो गैर कानूनी घोषित किया, तो अब ये जो इनके ऊपर प्रतिबंध लगा है, ये प्रतिबंध इनके ऊपर कम से कम 5 साल तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 5 साल तक बढ़ा दिया गया, तो ये कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे वहाँ पे। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। आप याद रखना कि मणिपुर में मैतेई और कुकी कम्युनिटी, ठीक है, और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, और ये जो अधिनियम लागू किया गया है ये गृह मंत्रालय के द्वारा। चलो आगे चलते हैं। आगे कौन सा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है? हाँ, एक ये भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों की संख्या 35% बढ़ी। इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका में जितने भी लोग ग्रेजुएट करने जाते हैं पूरे वर्ल्ड से, उसमें सबसे ज़्यादा इंडियन है, सबसे ज़्यादा इंडियन। इसके पहले फर्स्ट नंबर पे चाइना था, अभी कौन हो गया? इंडिया। यानी अब सबसे ज़्यादा कौन लोग जाते हैं? इंडियन लोग अमेरिका में ग्रेजुएशन के लिए। अब इससे कई लाभ है। एक तो इंडियन जाएंगे तो अमेरिका के जो कॉलेज है वहाँ पे जो टीचिंग स्टाइल है, वहाँ के जो सिलेबस हैं, वहाँ पे जो वो सीख के आएंगे, भारत में उस प्रकार की चीज़ें लागू की जा सकती हैं। पहला लाभ ये होगा। दूसरा, दोनों देशों का जो संबंध है वो भी मजबूत होगा, क्योंकि वहाँ की इकॉनमी में, वहाँ की शिक्षा में बहुत योगदान है। लेकिन इसमें एक चुनौती ये रहती है कि जब स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ाई करते हैं तो उसके दौरान उनका जो मन है वहीं पे लगने लगता है। यदि वहाँ पे कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, तो वो वहीं पे परमानेंट रह जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि टैलेंट हमारे यहाँ का ये यूज़ होने लगता है अमेरिका में। तो ये हमारे यहाँ थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। लेकिन यदि सभी भारत सरकार यदि कोशिश करे कि जितने लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हैं और अच्छी शिक्षा वो ग्रहण किए, तो शिक्षा का एक अवसर भी खुला है भारत सरकार द्वारा कि आप कहीं भी एक अच्छे और योग्य होने के लिए पढ़ाई कर सकते हो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी। तो इस प्रकार ये अच्छी चीज़ है। लेकिन अब भारत सरकार ऐसा स्टेप उठाया कि सभी लोग जो अमेरिका गए वो भारत चले आएँ, तो भारत में जो डेवलपमेंट होगा वो बहुत तेज़ी से होगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन रिस्क भी है, क्योंकि अमेरिका में ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं। अभी आप रॉकेटरी मूवी देखोगे तो रॉकेटरी में जो साइंटिस्ट है, तो उनको भी अमेरिका से ऑफ़र आया था। बहुत अच्छी मूवी है, उनको भी अमेरिका से ऑफ़र आया था, लेकिन उन्होंने भारत में जो रिसर्च करा था इसरो में, उन्होंने जो क्रायोजेनिक इंजन था उस पर काम किया था। तो ये सब चीज़ें लिक्विड फ्यूल पे काम किया था। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा भारत के लिए। लेकिन यदि अब वो अमेरिका में ही शिफ्ट हो जाते हैं तो ये सारी टेक्नोलॉजी अमेरिका को मिल जाती है, भारत बहुत पीछे रह जाता। तो ये थोड़ी सी चुनौतियाँ हैं, लेकिन भारत सरकार उस पर भी काम कर रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी बस इतना डेटा आपने याद रखना है कि अमेरिका में जितने लोग गए हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कहाँ के हैं? भारत के हैं। चीन को इसने पीछे छोड़ दिया है। फिर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने वहाँ के गृह मंत्री जो भारतीय मूल की थी उनको बर्खास्त कर दिया है। यह कोई खासा महत्व की चीज़ नहीं है, इसलिए इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है क्या है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का 42वां संस्करण आयोजित हो रहा है दिल्ली में। लेकिन प्रदूषण बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे पॉल्यूशन स्टार्ट हो गए। अब प्रदूषण बढ़ने के कारण जब अलग अलग देशों से लोग आएंगे यहाँ पे, लगभग 13 देश के लोग अपने हाथ से जो इस बनाए होते हैं, या क्या बोलते हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी होती है उस चीज़ के साथ आएंगे, तो अब उनके स्वास्थ्य को भी मैनेज करना बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसके लिए एंटी स्मॉग गन भी यूज करना पड़ेगा, स्मॉग टावर यूज करना पड़ेगा, ड्रिप इरिगेशन यूज करना पड़ेगा, वो पानी छिड़काव करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल रेन फॉल कराना पड़ेगा, जिससे कि पॉल्यूशन क्या हो गिर जाए। तो इस पर बहुत ज़्यादा खर्च करने की स्थिति हो गई है। तो ये जो मेला है वो, इसका उद्घाटन होगा भारत मंडपम में, दिल्ली में जो भारत मंडपम बना है वहाँ पे इसका उद्घाटन होगा। और इसका उद्घाटन करेंगी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो अनुप्रिया पटेल हैं, वो इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, और अध्यक्ष रहेंगे वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री ही है, इनका नाम है सोम प्रकाश। तो ये इसकी अध्यक्षता करेंगे।
तो इस प्रकार ये चीज़ें बस इतना याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 42वां संस्करण कहाँ पे आयोजित होगा, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या है, बस वही चीज़ें हैं, प्रदूषण बढ़ा हर जगह पोल्यूशन को लेकर है। और ये है आर्टिकल वाला जो सेशन होगा वो अलग से डिस्कस होगा, इसमें वनडे वाले सेक्शन में इसको डिस्कस नहीं करेंगे। और ये राज्य प्रदेश का है तो चुनाव से संबंधित है, और आरक्षण को लेके ये लागू नहीं किया, आरोप प्रत्यारोप केवल चल रहा है सभी पार्टियों का। ठीक है, चलो वही है। हाँ देखो, एक ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दोनों आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। एक है समुदाय के सशक्तिकरण के लिए 24,000 करोड़ की योजना, तो ये देखो ये एक इम्पोर्टेंट है। इस आर्टिकल की बात करते हैं पहले, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की चित्र बनी है। चलो ये देखो, इसमें क्या है कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा पहले तो ये जानो कि आप 15 नवंबर को झारखंड में जो मुंडा समुदाय के बिरसा मुंडा थे, जिन्होंने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था, बिरसा मुंडा 1899 में इनकी मृत्यु हो गई थी, मुंडा विद्रोह समाप्त हो गया था। तो बिरसा मुंडा की याद में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, पिछली बार से मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस यहाँ पे लिखा है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की याद में मनाया जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि जो PVTG ग्रुप के ट्राइब्स हैं, PVTG पर्टिकुलेट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, PVTG जिसको बोलते हैं, इसमें कुल 75 ट्राइब हैं। ठीक है, 75 ट्राइब हैं और 18 राज्यों में हैं। ये जो 75 ट्राइब है, इसमें सभी ट्राइब को नहीं शामिल किया जाता, ऐसे ट्राइब को शामिल किया जाता है जिनकी संख्या बहुत कम है, जिनके कल्चर्स बिल्कुल स्पेसिफिक हैं, और जिनके स्वास्थ्य संबंधी जो शिक्षा संबंधी खतरे बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको PVTGs में शामिल किया जाता है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल। वल्नरेबल मतलब असुरक्षित। ठीक है, ट्राइबल ग्रुप, इसमें कुल 75 आते हैं। UPSC में ये पूछा जा चुका है कि इसमें कुल स्टेटमेंट के तौर पे कितने राज्यों में है, 18 राज्यों में है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, यानी प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि इनके समग्र विकास के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत इन्होंने कहा है कि जो ट्राइब्स हैं उनके लिए स्वास्थ्य से संबंधित योजना पे भी काम करेंगे, जैसे स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ सुरक्षित आवास, स्वच्छता और स्थायी आजीविका जैसे अवसर, ये तो ये मुद्दा काम करेंगे। दूसरा ये काम करेंगे कि इनके बस्तियां, इनके संपर्क को जोड़ना, बिजली की सुविधा प्रोवाइड करना, इस पे काम करेंगे। तीसरा ये काम करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़क अन्य योजनाएं हैं, जैसे ग्रामीण सड़क, ग्रामीण आवास, पीने के पानी को कवर करना, ये सब कल्याणकारी योजनाएं जो अन्य जगहों पर चलाए जा रहे हैं, वो ट्राइबल सेक्शन में भी चलाए जाएँ, और इनका जो स्वास्थ्य स्थिति है, जो रोजगार की स्थिति है, वो सब बढ़े। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो TB उन्मूलन कार्यक्रम है वो इस क्षेत्र में चलाया जाएगा। सिकल सेल जो आरोग्य मिशन योजना से, प्रधानमंत्री आरोग्य मिशन योजना का लाभ इनको मिले, और टीकाकरण हो, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना का लाभ मिले, PM पोषण का लाभ मिले, PM जनधन योजना का लाभ मिले। तो ये सब सारी योजनाओं का लाभ इनको दिया जाए। किसको? PVTGs को। ऐसा क्यों है, आप समझ रहे होंगे कि चुनाव आ रहा है, तो चुनाव के थ्रू इनको इस पे काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, सुधार के लिए एक मिनट, चलो क्या था, हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने इतने रुपए के कार्यक्रम की शुरुआत की। ये जो घोषणा हुआ था, ये जो 2023 और 24 का बजट था, उसी में इसकी घोषणा हुई थी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2023-24 के बजट में इस योजना का वो हो गया था कि आदिवासियों के लिए विशेष तरह से योजनाएं चलाई जाएंगी, और जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी हुई थी। और मैंने आपको जितना इम्पोर्टेंट चीज़ था उतना बता दिया। बिरसा मुंडा के इतिहास के बारे में हम कवर करेंगे। बिरसा मुंडा के इतिहास के बारे में मैं एक अलग से टॉपिक बनाऊंगी। ठीक है, क्योंकि बिरसा मुंडा से जो मुंडा विद्रोह है, उससे इतिहास में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। किससे? मुंडा विद्रोह से। मुंडा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? झारखंड में हुआ था। बिरसा मुंडा इसके नेतृत्वकर्ता थे। यहाँ के लोग जो थे वो बिरसा को अपना भगवान मानने लगे थे। 1899 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और ये आंदोलन जो था वो समाप्त हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखोगे। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या है? आर्थिक अपराधियों के लिए हथकड़ी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देखो, एक अपराधी होते हैं जिन्होंने रेप किया है,
ठीक है, जिन्होंने मर्डर किया है। तो ये ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी में बिल्कुल क्रूर होते हैं, तो इनको हथकड़ी लगा के लेके जाना, इनके भागने का डर होता है। लेकिन जो आर्थिक अपराधी, जिन्होंने टैक्स नहीं दिया, जिन्होंने टैक्स चोरी किया, जिन्होंने करप्शन किया, तो ये आर्थिक आधार पे जो अपराध है ये बिल्कुल अलग है, ऐसा कहना है आर्टिकल में। तो दोनों के लिए, इसके लिए तो हथकड़ी होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए हथकड़ी का प्रावधान नहीं होना चाहिए, इनको इज्जत से लेके जाना चाहिए अरेस्ट करके, ऐसा ये कहना है। तो इसके तहत जो इसमें उल्लेख है अधिनियमों का, कानूनों का, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि संसद की एक समिति ने कहा है, जो संसदीय ग्रुप की समिति होती है, हर लोकसभा राज्यसभा की अपनी समिति होती है, ज्वाइंट कमेटी भी होती है, तो उसी में संसद की एक समिति ने कहा कि आर्थिक अपराध के लिए हिरासत में लिए गए लोगों को बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के अपराधियों की तरह हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए। ये तो बिल्कुल अलग केस है, इकोनॉमी वाला सेक्शन। हालांकि जो कानून हमारे यहाँ था, इंडियन पैनल कोड, IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट जो था, इंडियन एविडेंस एक्ट जो था, ये ब्रिटिश एरा के जो रूल्स थे, तो उनका ये उद्देश्य था कि भारतीयों को कैसे वो जेल में डालें। कोई टैक्स नहीं दे रहा है उसको भी जेल में उठा दिया, कोई स्वतंत्रता संघर्ष में किसी की मृत्यु हो गई तो उसको फांसी दे दिया। तो यहाँ पे एक बदले की भावना, एक नियंत्रण की भावना थी। यहाँ पे देश में शांति स्थापित करना और ये सहयोग की भावना लेके चलना, समाज का विकास करना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। तो जो कानून है वो इस एरा का चल रहा है। तो कोई टैक्स नहीं दिया तो उसको हथकड़ी लगा के घसीटते हुए लेके जा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, उससे आप रूल्स के अकॉर्डिंग टैक्स कंप्लीट आप पे करवाओ, ठीक है। ये देश के योगदान की बात है, उसका देश में योगदान है, वो टैक्स के माध्यम से योगदान दे रहा है, तो ये चीज़ें बिल्कुल अलग होनी चाहिए। तो भारत सरकार ने हालांकि IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो ब्रिटिश एरा की थी उसको परिवर्तित करके 3 नए अधिनियम लाए हैं। ये अधिनियम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले देखो, ये तीनों याद करना आप, ठीक है। जो IPC था, इंडियन पैनल कोड, उसकी जगह आया है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता जिसका नाम है BNS। किसके जगह? IPC कब आया था? 1860 में आया था, ठीक है। कब आया था? 1860 में। 1860 में IPC आया था ब्रिटिश एरा में। अब इसकी जगह पे क्या आ गया? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023 में, ठीक। दूसरा है CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, ये आया था 1872 में। अब इसकी जगह भारत सरकार लाई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS। BNS किसकी जगह? IPC की जगह, और CRPC की जगह BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये 2023 में तैयार हुआ। नेक्स्ट है जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट EIA, उसकी जगह आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। कौन सा आया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब ये तीनों को रिप्लेस करके आया। अब इसमें जो उद्देश्य होगा वो भारत में न्याय स्थापित करना होगा, दंड देकर नियंत्रित करना नहीं होगा। इसमें वो सभी चीज़ें हटा दी जाएंगी जो ब्रिटिश एरा की हैं, जो राजद्रोह जैसे मुकदमे को दिखाती हैं, या जो ये दिखाती हैं कि लोगों का शोषण हो रहा है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, उनको हटाया जाएगा और भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार नई नई चीज़ें जोड़ी जाएंगी। तो जो BNSS है, BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो किसकी जगह आया? CRPC की जगह। तो इसके जो खंड हैं, जो इसके सेक्शन है, सेक्शन 43(3) में, ये जो सेक्शन है इसी में है कि जो आर्थिक अपराधी हैं उनको भी हथकड़ी लगा के घसीटते हुए लेके जाते थे ब्रिटिशर्स, तो इसको हटाने का प्रावधान किया गया है। इस संसदीय समिति ने रिकमेंडेशन किया है कि इस चीज़ को हटा दिया जाए। तो यही सब चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज़ दिया है कि समिति ने कहा कि समिति की सिफारिश करती है 43A को आर्थिक अपराध शब्द हटाने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है। BNSS के खंड 43(3) में कहा गया है, पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय हथकड़ी का उपयोग कर सकते हैं जो आदतन अपराधी है, जो हिरासत से भाग गया है, या जिसने संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य का अपराध, नशीली दवाओं से संबंधित अपराध किया है। तो ये इस प्रकार के अपराधों के लिए है। तो आर्थिक अपराधी का उल्लेख इसमें नहीं है, तो इसके साथ हथकड़ी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैंने इस आर्टिकल को इसलिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया है कि आपको याद हो कि IPC
1860 में, CRPC 1872 में, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में, जिसके जगह पे आ चुका है भारतीय न्याय संहिता, IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट के जगह पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, अच्छा, दुबई में एक एयर शो लगा है जिसमें भारत की तरफ से तेजस लड़ाकू विमान पार्टिसिपेट किया है। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, याद रखना आप। नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर मैंने डिस्कस कर लिया है, और उत्तरकाशी भी मैंने डिस्कस कर लिया है। चलो, आतिशबाजी वाला भी सेक्शन मैंने डिस्कस कर लिया है, ख़त्म हो गया है। अब क्या बचा हुआ है, ये सब फालतू पेज हैं, हालांकि इसके पास कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देखो। एक ये भी है कि जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है, यानी जो कल्चर्स को डिनोट करने वाले जो भी हमारे धरोहर हैं उनको संरक्षित करता है, तो उन्होंने एक योजना चलाया है, एडॉप्ट ए हेरिटेज 2 योजना, 2.0 योजना, जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। इसका ये उद्देश्य है कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यानी औद्योगिक घराने हैं, वो किसी भी जो सांस्कृतिक जगह पे है, जगह हैं जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, इनको गोद लेंगे और इनका पूरा रख रखाव, मेंटेनेंस, साफ़ सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट, ये पूरा ये करेंगे। ये इनके कारपोरेट सोशल सामाजिक जिम्मेदारी, जिसको CSR कहते हैं, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बड़ी कंपनियों का ये एक दायित्व होता है कि वो देश के संस्कृति, पर्यावरण के लिए भी योगदान दें, पिछड़े वर्ग के लिए भी योगदान दें। तो कल्चर मिनिस्टर ने जो है, संस्कृति मंत्रालय ने ये कहा है कि ये संस्कृति को बचाए रखने में भी अपना योगदान दें CSR के तहत। तो उन्होंने एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना चलाया, जिसके तहत ये लोग एक एक हेरिटेज को एडॉप्ट करेंगे और उसको डेवलप करेंगे। और जो ये हेरिटेज को एडॉप्ट करेंगे वो होगा ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो लिस्ट है उसमें से अडॉप्ट करेंगे, जिसमें साफ़ सफाई, शौचालय का निर्माण, और वहाँ पे गंदगी ना हो, वहाँ के इकॉनमी को कैसे बूस्ट किया जाए, ये सब कुछ चीज़ें रख रखाव करेंगे तो डेवलप होगा ही। तो ये एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप यूज़ कर सकते हो कि कैसे संस्कृति को संरक्षित करने के लिए भारत में जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। तो इसमें बजाज जो है वो बजाज हो गया, टाटा हो गया, इन लोगों ने घरानों को अडॉप्ट किया है। आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है वो महंगाई दर पिछले महीने की तुलना में जो है वो नीचे गिरी है, 4 महीने के निचले स्तर पर है। जो क्वार्टर में मेजरमेंट होता है, तो पहले जो महंगाई दर थी वो 5.2% थी, अभी गिर कर हो गई है 4.87, तो महंगाई गिरी है। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। फिर कोयले का नीलामी, बस इसके लिए इतना जानो कि कोयले की नीलामी जो होती है वो केंद्र सरकार के तहत होती है। कोयला जो है वो प्राइमरी रिसोर्स के तहत आता है, लेकिन बालू जो है वो सेकेंडरी रिसोर्स के तहत आता है। तो बालू का जो खनन है उसका नीलामी है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन यहाँ पे कोयले का जो खनन नीलामी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इधर। ब्रिटेन में वही जो भारतीय मूल की उनकी गृह मंत्री थी ऋषि सुनक को, उनको बर्खास्त कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, ये है गाजा के मुख्य अस्पताल के पास, ये वही है इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है। और इजराइल ने तो यहाँ तक कहा है कि जब तक वो गाजा को पूरी तरह समाप्त नहीं कर देंगे युद्ध रुकने वाला नहीं है। जैसा कि मैंने कल डिस्कस किया था कि इजराइल और हमास के लिए जो UN में वोटिंग हुई थी उसमें भारत में ने इस बार ये फ़िलिस्तीन का साथ दिया है, यानी हमास का साथ दिया है, क्योंकि इजराइल बहुत गैर कानूनी तरीके से अटैक कर रहा है। वो हॉस्पिटल्स में भी अटैक किया जा रहा है, तो ये मानवता के खिलाफ है, ये बहुत क्रूर स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें चल रही हैं। नेक्स्ट है, कोई बात इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, कोविड को लेकर ही है। खेल से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। 15 तारीख को जो मैच होने वाले हैं वो होने वाले हैं इधर 15 नवंबर को सेमीफाइनल होने वाला है किसी भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। तो ये मैच वाले देखते रहें। और इधर पूरा वर्ल्ड कप से ही रिलेटेड है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये आज का रहा करेंट अफेयर, जिसमें मैंने लगभग बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, चलो, जो आर्टिकल वाला है वो सेक्शन अलग होगा, और एक सेक्शन मैंने बिरसा मुंडा बोला है वो भी अलग होगा, जवाहरलाल नेहरू भी अलग होगा। चलो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।